Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और उसकी डेफिनेशन भी हमने क्या कर ली थी, खत्म कर ली थी। आई होप आप सब लोग ने उसके नोट्स बना लिए होंगे, आपने कोई ना कोई बुक में उसे लिख लिया होगा। अब हम लोग ये चैप्टर 1 को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसको हम और आगे देखेंगे। अभी देखो क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट रहता है कि सर हम डीके गोयल फॉलो करें, टीएस ग्रेवाल लें या फिर एनसीईआरटी लें। तो देखो, आपको स्कूल में जो भी बुक बोलते हैं वो बुक आप यूज कर सकते हो। अगर डीके गोयल बोला जा रहा है तो आप डीके गोयल यूज करो, एनसीईआरटी बोला जा रहा है एनसीईआरटी, और टीएस ग्रेवाल बोला जा रहा है तो टीएस ग्रेवाल। बेसिकली सारी बुक्स का जो मेन कंटेंट है वो कंटेंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सर हम क्लासेस में क्या फॉलो करेंगे, तो देखो क्लासेस में हमारा जो मेन बुक रहेगा ना वो एनसीईआरटी रहेगा, लेकिन जो टीएस ग्रेवाल, ठीक है, और आप जो डीके गोयल है उसमें अगर कुछ एडिशनल मैटर है जो कि अपनी बुक में नहीं है तो वो भी मैं क्या करूंगा, लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। बराबर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने एक अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया था। यस और नो? यस। और वो डेफिनेशन को हमने क्या किया था, डिटेल में एनालिसिस किया था। तो देखो आपकी एनसीईआरटी की बुक निकालो, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का पीडीएफ ले लिया है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या बोलता है आपका इंस्टीट्यूट, क्या बोलता है इंस्टीट्यूट, बोलता है देखो यहाँ पे लिखा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज ए आर्ट। अकाउंटिंग एक तरह का क्या है, आर्ट है। और आर्ट किस चीज का है, तो रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का। और क्या समराइज करना है, कैसे समराइज करना है, सिग्निफिकेंट मैनर और पैसे के टर्म्स में। किसको, तो ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। कौन से ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, विच आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, इंटरप्रेट भी करना है। ये डेफिनेशन दिया किसने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। अब उसके बाद है ना अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, उसने भी एक अलग डेफिनेशन दिया है। और ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं जिन्होंने क्या किया है, अलग अलग डेफिनेशन दिया है। मोर और लेस सबका डेफिनेशन बात यही बोलता है कि अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शन है, जो पैसे के टर्म्स में, उन्हें आपको रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, क्लासिफाई करना है। यस और नो? यस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसी डेफिनेशन को क्या किया गया है, एनालाइज किया गया है। ठीक है, कि इस डेफिनेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे एक एक करके देखा है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, इकोनॉमिक इवेंट। क्या बोला है, इकोनॉमिक इवेंट। अब इकोनॉमिक इवेंट को देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये जो कंटेंट है डीके गोयल में भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बोलते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। तो देखो कहीं पे आपके पास अगर वो स्टिकी नोट्स हैं तो वो लगा लो, या फिर अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आपको जगह दिखती है तो आप लिख सकते हो कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड जो इवेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कितने टाइप के हो सकते हैं, तो दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अच्छा, कौन कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं, तो दे कैन बी ऑफ फिनेंशियल नेचर, यानी उनको हम क्या बोल सकते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उन्हें हम नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट भी बोल सकते हैं। दोनों का कहने से अलग अलग मतलब निकलेगा हमारे लिए। बराबर है। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम और है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और क्या बोला जा सकता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोला जा सकता है, यानी वो ट्रांजैक्शन जो पैसे के टर्म्स में है। यस और नो? यस। और नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बराबर है। इसके अलावा इनका एक नाम और है। ठीक है, आप चाहो तो एक नाम और यूज कर सकते हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम इनकी जगह नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब ये तीन नाम है लेकिन मतलब सबका क्या है, सेम है। अब देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इनका मतलब ये होता है कि इट रिफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन, इट रिफर्स टू दोज transactions and events which are not in which are in terms of money। यानी ये वो ट्रांजैक्शन है जो पैसे के लिए किए जाते हैं, पैसे के टर्म्स में किए जाते हैं। और कहने से नॉन मॉनिटरी, नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन इकोनॉमिक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इट रिफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस और इवेंट which are not in terms of money, which are not in terms of money, यानी जो टर्म्स ऑफ मनी में नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। यानी जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेड सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज, अब सैलरी पे किया 10,000 रुपीज, कहने से 10,000 रुपीज पैसा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये ट्रांजैक्शन आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो बोलना है बोलो। लेकिन मैंने हायर किया एक इंसान को, हायर्ड वन पर्सन इन अ कंपनी, कहने से वन पर्सन इज नॉट अ मनी, इसलिए ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ये ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, उसके बदले सैलरी लेता है, कहने से ये क्या है, ये आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। क्या है आपका, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। लेकिन वही टीचर अपने बच्चे को घर पे पढ़ाता है और उससे कोई फीस नहीं लेता है, तो ये क्या हो गया उनका, ये आपका हो गया नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। तो ये आपको ट्रांजैक्शंस और इवेंट समझने के काम आएगा, इसको आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो आप। अब देखो आगे क्या लिखा है, An economic event is a happening of consequences to business organization which consist of transactions and which are measurable in terms of money। यानी एक इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो आप यहां पे हेडिंग लगाओगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। ट्रांजैक्शंस किसको बोलेंगे और इवेंट्स किसको बोलेंगे, ये यहां पे आप हेडिंग लगाओगे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ये टाइप थे उनके, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस और इवेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो ट्रांजैक्शंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, ट्रांजैक्शंस आर नथिंग बट, ये ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, ट्रांजैक्शंस आर नथिंग बट परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एग्रीमेंट। यानी अगर आप बिजनेस में कोई भी काम करते हो, अगर आप बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो एक्टिविटी क्या है, ट्रांजैक्शन है। मैंने एक आदमी को मेरी फैक्ट्री में रखा, ट्रांजैक्शन है। मैंने सैलरी पे किया, ट्रांजैक्शन है। मैंने सामान खरीदा, ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मैंने कहने से गुड्स बेचे, ट्रांजैक्शन है। मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, ट्रांजैक्शन है। मैंने डेटर से पैसे लिए, ट्रांजैक्शन है। ये सब क्या है, कोई भी काम आप बिजनेस में करते हो वो क्या आपके लिए, ट्रांजैक्शन। लेकिन हमने यहां पे देखा कि ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो अकाउंट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन से काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनसे ही काम है। ये सुनो, इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदे, सामान। गुड्स का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है, जो सामान में आप डील कर रहे हो ना उसे हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने गुड्स खरीदे कितने रुपए के, 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, ठीक है। अगर कोई आदमी स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठा है तो उसके लिए स्टेशनरी, पेन, पेंसिल क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। अगर कोई आदमी कार बेच रहा है, कार का बिजनेस है, तो उसके लिए कार क्या हो गया, उसके लिए कार हो गया क्या, गुड्स हो गया, ठीक है। अब इवेंट्स क्या होते हैं, तो देखो इवेंट्स का मतलब बहुत सिंपल है, ये क्या है, दे आर रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दे आर नथिंग बट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस।
यानी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनके रिजल्ट जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि लेट सपोज कि मैंने 10,000 रुपए के गुड खरीदे, ये मेरा ट्रांजैक्शन था, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि मेरे गोडाउन में 10,000 रुपए का सामान पड़ा है। यस और नो? यस। तो कहना इसे एग्जांपल इसका निकलेगा स्टॉक ऑफ 10,000 लाइंग इन गोडाउन, लाइंग इन गोडाउन, यानी मेरे गोडाउन के अंदर बेसिकली क्या पड़ा है, सामान पड़ा है, उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा ये मेरा क्या है, इवेंट है। और ये इवेंट क्यों बोला, क्योंकि भाई एक ट्रांजैक्शन हुआ था, सामान खरीदा, उसका रिजल्ट की वजह से सामान पड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट और एग्रीमेंट होते हैं। यानी आप बिजनेस में कुछ भी करो वो ट्रांजैक्शन है। अब फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। और उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होगा वो क्या है, हमारे लिए इवेंट है। तो आप ये वाला चार्ट भी क्या करोगे, कॉपी करोगे। जो थियरी होगी ना उसको मैं ऐसे ही चार्ट फॉर्म में आपको करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा क्या है, इजी रहे उसको समझने के अंदर, ठीक है। एग्जाम में देखो आपको लिखना तो यही है, बराबर है, क्योंकि आपकी स्कूल टीचर में भी ये चांस कि वो शायद उस चीज को ना चार्ट फॉर्म में लिखो, उसको ना एक्सेप्ट करें, और वो क्या करें, वो बोले हमें तो थियरी फॉर्म में चाहिए। बट कहने से एक बार समझ में आ गया उसके बाद हम लोग क्या है, खुद का थियरी भी डेवलप कर सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है, एन इकोनॉमिक इवेंट इज ए हैपनिंग और कॉन्सिक्वेंसेस। हैपनिंग मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस में होना, यानी परफॉर्मेंस ऑफ ए एक्ट, ठीक है, टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग इज अ इवेंट। ये क्या है, एक इवेंट है। हमारे पास मशीन पड़ी है, ये क्या है, हमारे लिए इवेंट है। लेकिन इस इवेंट को करने के लिए हमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर करना पड़ा, ठीक है, विच कंप्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज बाइंग ऑफ ए मशीन, ट्रांसपोर्टिंग मशीन टू फैक्ट्री, साइट प्रिपरेशन, यानी हमें मशीन यहाँ पे रखनी है, मशीन हर कहीं नहीं रख सकते ना, तो हो सकता है जिस मशीन को हमें इंस्टॉल करना है उसको हमें थोड़ा हाइट पे इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, एक क्या बनवा देंगे उसके लिए, एक थोड़ा सा लेवल रेज करके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनवा देंगे सीमेंट का, जिसके ऊपर हम उसको इंस्टॉल कर सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, साइट प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर इंस्टॉलेशन। ये सब क्या है, ये सब के सब ट्रायल रन करवाना उसके, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस है, जिसकी वजह से इवेंट क्या हुआ, इवेंट ये हुआ कि हमारी मशीन रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। यस और नो? यस। तो कहना ही से दस, देखो क्या लिखा है, दस एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक इवेंट क्या होता है, एक इवेंट होता है ट्रांजैक्शंस बिटवीन आउटसाइडर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मेरे बिजनेस का किसी बाहर वाले से क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन होता है, उसकी वजह से, कहने से वो लेन देन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ मेरे बिजनेस में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैं क्या बोलता हूं, इवेंट बोलता हूं। यस और नो? यस। तो अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट, आपके इवेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हो सकता है, यानी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक हो सकता है, ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी इसको बाइफरकेट किया जा सकता है। कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे देयर कैन बी टू वेज। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सॉरी, फर्स्ट इज एक्सटर्नल इवेंट। क्या है ये, एक्सटर्नल इवेंट, और एक होते हैं इंटरनल इवेंट। अब एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट में फर्क क्या है, तो देखो एक्सटर्नल इवेंट्स, दिस इवेंट्स आर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर। हमने किसी से सामान खरीदा, कहने से जो सप्लायर है वो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है नहीं, कहने से वो बाहर का आदमी है, यानी वो आउटसाइडर है, और वो किसके साथ काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इवेंट हो गया, ठीक है। और इंटरनल इवेंट का मतलब क्या हुआ, these are the events between, sorry, within
द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट क्या है, एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है सामान को बनाने के लिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसको, वो सामान को मार्केट करने के लिए, यानी लोगों को बताने के लिए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई बिजनेस के अंदर पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर पैसे का कलेक्शन होना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और कहने से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ लेता है और कुछ ना कुछ देता है। तो जब ऐसे ट्रांजेक्शन विद इन द बाउंड्री ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इंटरनल इवेंट्स बोलेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। तो अगर एग्जाम में अपने को एक्सप्लेन करने को आता है तो देखो बहुत सिंपल है। कहने से पहले तो हम ये लिख देंगे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते क्या है। कहने से ये transaction means it refers to a performance of an act or agreement whenever some activity is carried on in the business, it refers to a transaction, and the result of a same is known as, the result or a consequences of same is known as what? Events. अब the transactions and events can be of two type, एक financial and एक non financial. The financial transactions refers to those transactions which are in terms of money, and non-financial transactions or non-monetary transactions or non-economic transactions refers to those transactions and events which do not involve money. Yes or no? Yes. If the transactions are entered with by the organization with outsiders, then they are known as external transactions, external events. And if the transactions or events are entered within the organization, then they are known as internal events. यस नो? यस। तो हमको इस तरह से कहने से ये चार्ट्स के थ्रू ये पैराग्राफ एकदम लूसिड वे में हमारे दिमाग में चला गया। अब देखो जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा है रिकॉर्डिंग और चौथा है कम्युनिकेटिंग। अब इसमें देखो यहाँ पे इनका बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि आइडेंटिफिकेशन में ना आप सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के जो है वो रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे जो किसके टर्म्स में है? मनी के टर्म्स में। तो आपको क्या करना है कि आपको जितने भी एक्टिविटी हो रही है बिजनेस में, आपको उनमें से यह आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक यानी मॉनिटरी नेचर की है और वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन का जो स्टेज है ना, उसमें आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि विच ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड एंड विच ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो सब लोग अगर किसी को बुक लेके लिखना है तो यू कैन कीप राइटिंग, कीप मेकिंग योर नोट्स कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग which transactions are to be recorded and which transactions are not to be recorded in the books of accounts। यानी अकाउंट्स के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे और कौन से ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होंगे, ये हम कब करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट। हमने लेट सपोज 10 kg ऑफ गुड्स खरीदे, 10 kg ऑफ गुड्स खरीदे। नाउ गुड्स परचेस कहने से ये क्या है? मेरा एक ऐसा इवेंट है जिसको मुझे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सामान खरीदा भाई, इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब हम इसको मेजर करेंगे। मेजर करने का मतलब ये है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करें। आप 10 kg ऑफ गुड्स नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप ये रिकॉर्ड करोगे कि 1000 रुपीज के गुड्स आए। तो आप इसको मेजर करोगे किस टर्म्स में? तो मेजर करोगे आप किसको? इसको मनी के टर्म्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या था? इट मींस डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। यस और नो? अब इसमें क्या कैसे करोगे आप इसको? तो देखो क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सिलेक्टिंग दोज इवेंट्स विच आर दैट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ट्रांजैक्शन एक तो पैसे के टर्म में होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसे क्या करना है? हमें रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मेजरमेंट में क्या है? इट मींस क्वांटिफिकेशन, यानी जो ट्रांजैक्शंस है उनको क्वांटिफाई करना, यानी उनको क्वांटिटी में क्या करना? कन्वर्ट करना। इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग द मॉनिटरी यूनिट। अब मॉनिटरी यूनिट का मतलब क्या है?
तो हमारे इंडिया वालों के लिए मॉनिटरी यूनिट रुपया है, ठीक है। यूएस में जाओगे तो मॉनिटरी यूनिट डॉलर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा, ठीक है। जापान में जाओगे तो येन हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज के क्या हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मॉनिटरी यूनिट्स हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, करेंसीज बोलते हैं। और हमारी कंट्री का करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। ये सुनो, हमारी कंट्री रुपीज भी बहुत टाइप के होते हैं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी कौन सी करेंसी चलती है, तो पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी चलती है उसका नाम भी क्या है, रुपी ही है, लेकिन वो बोला जाता है, उसे बोला जाता है PKR, पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। और हमें जो हमारा जो रुपये है उसे हम बोलते हैं INR, ठीक है, इंडियन रुपीज। इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज हैं जो रुपी फॉलो करते हैं, यस और नो। ऐसे ही सेम वे जो डॉलर है वो भी बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। USD लिखा हो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है, यानी अमेरिकन डॉलर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर AUD लिखा है मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग डॉलर्स होते हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज होती हैं। तो हमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्वांटिफाई करना है, मेजर करना है, किसके टर्म्स में, केजी, मीटर, इनके टर्म्स में नहीं, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी। इफ, आगे देखो क्या लिखा है, इफ इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन ए मॉनिटरी टर्म्स इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर ए रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल, रिकॉर्डिंग फॉर रिकॉर्डिंग इन ए फाइनेंशियल अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता? यानी अगर किसी ट्रांजैक्शंस को आप पैसे के टर्म में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन को आप क्या नहीं करोगे, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, सबने नाम सुना होगा मेरे हिसाब से। इन्फोसिस इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनी है, ठीक है। अब इन्फोसिस का फाउंडर, लेट सपोज इन्फोसिस छोड़ो, टाटा का नाम तो सबने सुना होगा। अब टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो टाटा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे पहले, वो कौन थे, रतन टाटा। तो अब रतन टाटा का क्या हो गया, एज हो गया, और लेट सपोज ही रिटायर्स फ्रॉम ए टाटा ग्रुप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये सुनो कि भाई जिस आदमी ने कंपनी को 20-30 साल चलाया है वो आज क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। कहना इससे कंपनी के ऊपर इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, यस इट इज अ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। बट रतन टाटा अगर रिटायर हो रहे हैं तो इसकी वजह से कंपनी को कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा, ये आप मेजर नहीं कर सकते, ये आप क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और इसीलिए रिटायरमेंट ऑफ रतन टाटा फ्रॉम ए टाटा ग्रुप विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, रिटायरमेंट ऑफ ए डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, चेंजेस इन पर्सनल आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेट से लॉकडाउन चल रहा है, बराबर है, लॉकडाउन में मोदी जी मेरे पास आते हैं, ठीक है, मोदी जी बोलते हैं कि तू अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाता है, कल से पूरी कंट्री में अकाउंट्स तू पढ़ाएगा, ठीक है, और मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, तू रोज दूरदर्शन पे आएगा और रोज सुबह क्या करेगा, 9 से 10 अकाउंट्स पढ़ाएगा, ठीक है। और इसके लिए तुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देगी, तुझे इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 करोड़ रुपया देगी। कहना इससे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, और कहना इससे ये ट्रांजैक्शन जो है ये एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अभी बातें चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ नहीं है, कहने से इट इज अ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। बट इस ट्रांजैक्शन को मैं मनी के टर्म में तब तक नहीं बांट सकता, तब तक मेजर नहीं कर सकता जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती, और तब तक इस ट्रांजैक्शन को क्या नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है, ये सारी चीजें, ये सब क्या है, जब तक आप मनी के टर्म में इसे क्या नहीं कर सकते, इसे आप मेजर नहीं कर सकते, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक बार आपने रिकॉर्डिंग, आपने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड। और अब रिकॉर्डिंग जो है, वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड इन द फाइनेंशियल टर्म, These are to be recorded in the books of accounts in monetary terms। यानी जब आप रिकॉर्डिंग करोगे वो भी आप केजीज के टर्म में नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केजी के टर्म में सामान नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कितना किलो सामान आया, कितना किलो सामान गया, कितना यूनिट्स आया, कितना यूनिट गया, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में।
रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसे कौन करेगा? हो सकता है कि उनका एक अलग डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट बोलो या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, वो केजीज के टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, हम केजीज के टर्म में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम अकाउंटिंग नहीं है, उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नाम है? फाइनेंशियल, यानी जो पैसे से रिलेटेड लेन देन है सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं का हिसाब रखेंगे, बाकी सबका हिसाब नहीं रखेंगे। आप मॉनिटरी टर्म्स में इसको रिकॉर्ड करोगे। और आगे एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसमें पहले सीए सीपीटी हुआ करता था ना, तब इसमें ये क्वेश्चन आया करता था। आपको कैसे रिकॉर्ड करना है उसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि हमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमें क्या करने हैं? रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन डेट वाइज, यानी 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन पहले आएंगे, 2 जनवरी के ट्रांजैक्शन बाद में, 3rd के बाद में, 4th के उसके बाद, 6th के उसके बाद। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल टाइम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? टाइम के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। ऐसा नहीं कोई भी ट्रांजैक्शन किधर भी रिकॉर्ड कर दिया, अरे फिर आपकी अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए आपको जो पहले ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको पहले, और बाद में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको बाद में। यानी आप यहां पे लिख सकते हो टाइम के बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अब रिकॉर्डिंग इज टू बी डन इन अ मैनर दैट इज नेसेसरी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एंड प्रिपेयर्ड। यानी अकाउंटिंग ऐसे नहीं कर देनी है, रिकॉर्डिंग ऐसे भी नहीं कर, कैसे भी नहीं कर देनी है, आपको एक प्रॉपर वे में करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको? उसकी एक समरी बना सको और उससे रिजल्ट्स निकाल सको। अब लेट सपोज सब कुछ हो गया, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, सब कुछ हो गया है। अब क्या करेंगे भाई? अब नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कम्युनिकेट दिस। और कम्युनिकेशन जो है वो आप अलग अलग लोगों से करोगे। यानी जो रिलायंस का अकाउंटेंट है, लेट सपोज उसने अकाउंट्स बना लिए, सब बहुत बढ़िया अकाउंट्स बनाए, कोई भी मिस्टेक नहीं किया उस अकाउंट्स में, अब वो अकाउंट्स बना के ड्रॉर में रख देगा क्या? नहीं। आप अकाउंट्स बनाते हो ना, अकाउंट्स बनाने के बाद आप उसे कम्युनिकेट करते हो, किसको? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी जो लोग ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको हम लोग ये इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग उनको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है, और एक इंटरनल यूजर्स होते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर में फर्क क्या है? ठीक है, तो जो एक्सटर्नल यूजर हैं वो दे रिमेन, आपको लिखना है, लिख सकते हो, ये बाद में वापस भी आने वाला है, ठीक है, सेपरेट टॉपिक के नाम से, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, दे रिमेन आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है, यानी ये बिजनेस के बाहर होते हैं, ठीक है। और इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या है? दे रिमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे रिमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, लेट सपोज कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी आपके अकाउंट्स चाहिए, वो भी आपके अकाउंट्स यूज करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ए यूजर ऑफ ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उसे जानना है आपने कितना इनकम कमाया और आप कितना टैक्स भर रहे हो। ये सुनो, यस, तो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। इसके अलावा और कौन होता है एक्सटर्नल में? कहना इसे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से क्या ले रखा है? शायद हो सकता है हमने क्या ले रखा है? बैंक या फिर लेंडर्स। लेंडर्स मतलब जो हमें लोन देते हैं, ठीक है, तो वो लोग ने हमको लोन दे रखा, उनको चाहिए कि हम कितना पैसा कमाते हैं, ठीक है, ताकि वो अगर कल को हमको लोन दे रहे हैं तो हम उनको रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे सप्लायर्स, सप्लायर्स को क्यों चाहिए? सप्लायर्स को इसलिए चाहिए कि भाई अगर इस आदमी को मैं सामान सप्लाई कर रहा हूं तो क्या ये आदमी ट्रस्टेड है, यानी ये आदमी मेरे पैसे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। ये सारी चीजें देखने के लिए कौन हमारे अकाउंट्स यूज करेगा? सप्लायर हमारे अकाउंट्स यूज करेगा। उसके बाद कौन है? उसके बाद कस्टमर को भी चाहिए भाई। कस्टमर को क्यों चाहिए? तो देखो, मैं अगर टाटा मोटर्स की कार खरीद रहा हूं तो मुझे टाटा मोटर्स का
क्या देखने की जरूरत है, मुझे टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। और अगर कंपनी बहुत टाइम से बहुत मैसिव लॉसेस कर रही है, मतलब कहना इसे कंपनी आज नहीं तो कल बंद होने के चांसेस हैं कि नहीं है, यस। और अगर मैंने टाटा मोटर की कार खरीद ली तो उसकी सर्विस कहाँ कराऊंगा, उसके पार्ट कहाँ मिलेंगे अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर्स को भी क्या चाहिए, सारे कस्टमर नहीं देखते हैं, बट जो बड़े बड़े कस्टमर होते हैं ना इंडस्ट्रियल गुड्स के, ठीक है, वो लोग देखते हैं, हम और आप नहीं देखते हैं, ठीक है। बट लेट सपोज कि एक कंपनी है जो विंडमिल बनाता है, ठीक है, अभी मुझे विंडमिल खरीदना है, क्या करना है, मुझे विंडमिल चाहिए, तो इस कंपनी का विंडमिल मैं तब खरीदूंगा जब मुझे ये श्योरिटी है कि भाई विंडमिल ऐसा छोटा मोटा चीज तो है नहीं जो 5-10 रुपए का है। ये सुनो, कहने से विंडमिल जो है वो करोड़ों और लाखों में आती है। अब विंडमिल मैंने आज खरीद ली, मैं कस्टमर हूं, कल को कंपनी उड़ गई, इसकी सर्विस कौन करेगा भाई। तो कहना ही से इसके लिए कस्टमर्स होते हैं, वो भी यूज करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। यस और नो, यस। और इनसाइडर्स यानी इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा, तो कहने से एम्प्लॉइज आ जाएंगे। एम्प्लॉइज क्यों यूज करते हैं, एम्प्लॉइज ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो वो लोग मैनेजमेंट से डिमांड करते हैं, कंपनी से डिमांड करते हैं कि हम लोग तुम्हारे इधर मेहनत करते हैं, कंपनी को हम लोग प्रॉफिट में लेके आए, कंपनी इतना जोरदार प्रॉफिट कमा रही है, आप हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप हमारे इंसेंटिव्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। तो इसके लिए जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी हमारे अकाउंट्स में उतने ही इंटरेस्टेड होते हैं। उसके अलावा और कौन होता है, मैनेजमेंट होता है, यानी जो मैनेजर्स हैं वो सब हैं। अब इनको क्यों चाहिए कि भाई कंपनी को लॉस हो गया, अब कंपनी को लॉस हो गया लेकिन लॉस हुआ क्यों, तो वो जानने के लिए हमें अकाउंट्स देखना पड़ेगा। अच्छा, इस साल हम लोग ने स्टाफ पे ज्यादा खर्चा किया, अच्छा इस साल हम लोग ने परचेस पे ज्यादा किया, अच्छा इस साल हमारे यहाँ पे वेस्टेज बहुत हुआ है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहां से मिलेगी, ये सब अकाउंट्स को देख के मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए जो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम इंटरनल यूजर्स बोलेंगे। और उसके बाद थर्ड इंटरनल यूजर ओनर। भाई ओनर को तो चाहिए ना, कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट में प्रॉफिट तो उसको ही मिलना है। तो कहना ही से इंटरनल यूजर्स में ओनर इज ऑल्सो अ पर्सन हु विल सी द अकाउंट्स, हु विल यूज द अकाउंट्स। ये सुनो, तो इनको हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ये लोग अकाउंट्स देखते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स देखते हैं ताकि कंपनी कैसा कर रही है ये लोग आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं बट हम लोग ने डिस्कस नहीं किए, जब आएगा तब आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन इज ए फोर्थ स्टेप। The economic events are identified, measured and recorded in order that a pertinent information is generated and communicated to the in a certain form to the management and other internal and external users। यानी जो आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, किसको, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हमको यूजफुल है, ठीक है, और उसको हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, किसको, मैनेजमेंट को और दूसरे इंटरनल यूजर्स को एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स को भी करना है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अलग अलग लोग अलग अलग तरह के क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस था। अब आगे बढ़ते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिक आप ऐसे समझ सकते हो, ए ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या समझ सकते हो, बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हमारे लिए यहाँ पे, बिजनेस एंटरप्राइज। और जब भी मैं बोलता हूँ बिजनेस एंटरप्राइज तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट कमाते हैं वो नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कोई भी एंटरप्राइज हो जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट मोटिव ही होगा, यानी बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी एनजीओज की भी अकाउंटिंग होती है कि नहीं होती है, होती है। आपकी स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, तो क्या आपकी स्कूल की अकाउंटिंग नहीं होती, क्या आपकी स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है, क्या है, और अकाउंटिंग होती है कि नहीं होती है, यस होती है, ठीक है। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे वो प्रॉफिट कमा रहा हो चाहे वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा हो, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उस केस के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइज बोलेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ ऑपरेशन, यानी
कितना हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का और कितना साइज है, उसके ऊपर अलग अलग तरह के हम क्या बना सकते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस, अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं भाई बहुत छोटा काम करता हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ, मेरी कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो उस केस में मैं बनाऊंगा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। क्या बनाऊंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ओनर एक ही होता है, इसीलिए वर्ड क्या है, सोल। सोल मतलब वन, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ठीक है, तो वन ओनर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, पार्टनरशिप, ठीक है। फिर एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर होता है कंपनीज, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये सब, सिलवासा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वापी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब, ठीक है। ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो गए। इसके अलावा कंपनीज भी आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। और भी कोई भी दूसरे तरह का एसोसिएशन है, किसका, लोगों का, पार्क सिटी एसोसिएशन, ठीक है, प्रमुख आंगन एसोसिएशन, तो ये सब भी क्या है, एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाते हो या नहीं कमाते हो, बस आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने चाहिए। अगर मैं आपके सोसाइटी जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उसकी बात करूं तो कहना ही से वो हर महीने मेंटेनेंस कलेक्ट करता है, स्वीपर की सैलरी पे करता है, लिफ्ट रिपेयर करवाता है, वॉचमैन की सैलरी पे करता है, ये सुनो, कहने से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस, दैट मीन्स इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस सुनो, यस। और इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेट किसे करेंगे, जो यूजर्स उसके इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे उनको। और यूजर्स हमने पढ़े थे कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो क्या लिखा है, दिस यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दिस यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक है इंटरनल यूजर्स, दूसरे हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है आपको, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मेन ऑफिसर, जो फाइनेंशियल ऑफिसर है वो, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट का मैनेजर है वो, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर, ठीक है। ये अलग अलग पोस्ट दे रखी है, ये सब एक्चुअली है कौन, एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस। यस और नो, यस। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आ जाएंगे, तो एक्सटर्नल यूजर में प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब क्या, तो एक तो वो आदमी जिसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, ये मेरा प्रेजेंट इन्वेस्टर है। और एक आदमी से मैं बात कर रहा हूं कि भाई तू मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, अभी किया नहीं है बट चांसेस कि वो मेरी कंपनी में आगे जाके फ्यूचर में क्या करेगा, पैसे लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, उसे मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर। इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे जाके मेरा इन्वेस्टर बन सकता है, जिसे हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जो हमें उधारी देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, जो लोग हमें उधारी देते हैं। अब कौन कौन उधारी देता है, बैंक्स देते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि LIC बैंक नहीं है बट वो लोन देती है, बराबर है, हम जैसे लोगों को नहीं देती है, बिजनेसेस को लोन देती है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, बैंक नहीं है, जैसे आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस लोन देता है बट बैंक नहीं है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, एंड अदर लेंडर्स। अब डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, अभी फिलहाल हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझ सकते हो कि ये एक तरह का क्या है, लोन देने वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स अथॉरिटी, GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब। उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसीज, ठीक है। तो रेगुलेटरी एजेंसीज का मतलब क्या है कि जैसे हमारे कंट्री के अंदर किसी को बैंक खोलना है तो उसको सारे के सारे नियम मानने पड़ेंगे, किसके, RBI के, तो RBI उस केस में क्या हो गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया। फिर आपने IRDA का नाम सुना है, एक टीवी में ऐड आता है कि IRDA कोई भी बोनस की घोषणा नहीं करता है, ये सुनो, यस। तो IRDA भी क्या है, एक तरह का रेगुलेटर है, जो इंश्योरेंस कंपनी बराबर पैसा लोगों का, कुछ भी किसी की डेथ होती है, कोई बीमार पड़ता है तो बराबर पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनको देखने के लिए गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब भी देखते हैं। ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसमें कौन कौन आता है, देखो यहाँ पे दिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर, यानी गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को देखता है कि सब कंपनी बराबर काम कर रही है ना, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का जिसमें आप कंपनी को क्या करवाते हो, रजिस्टर करवाते हो। उसके बाद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
ठीक है। अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आपको इसके साथ रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। उसके अलावा लेबर यूनियन, ठीक है, लेबर यूनियन मतलब क्या, लेबर लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं ताकि उनका वेजेस उन्हें कम नहीं मिले, उन्हें प्रॉपर वेजेस मिले, प्रॉपर सेफ्टी मिले, वो लोग को भी देखना है। ट्रेड एसोसिएशन जैसे कि हमारे यहाँ पे है, ठीक है, VIA, वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तो इनको भी आपके अकाउंट्स में क्या होते हैं, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे आएगा तब देखेंगे। तो ये एक पूरा आपको क्या कर रखा है, एक पूरा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस तरह के हमारे क्या होते हैं, अकाउंट्स के यूजर होते हैं। यस और नो, यस। अब अगले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर के क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय।